कल वाले क्वेश्चन के आंसर तो आपको करने थे, कर लिए क्या? हाँ तो बहुत अच्छी बात है, सही हुए हैं बिल्कुल, जो आपने किए वो सही हुए। कॉन्फिडेंस रखो, इतना विश्वास रखो। यदि कोई गुणा भाग गलत हो गया तो कोई बड़ा मैटर नहीं है, आपको सबके तरीके पता होने चाहिए थे। भाई इसका क्या है, मान लो ई नोट सेल निकालना था तो ई नोट सेल का सूत्र आपको पता है, कैसे कैसे मान रखने वो आपको पता है। अब कोई जोड़ भागी गुणा भाग गलत हो रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है, वो तो वहां पर भी नए आएंगे और वहां पर भी नए करने हैं, और वहां गलत कर दिए तो क्या होगा, उसका ऑप्शन थोड़ी है, नहीं है ना। इसका मतलब वो कोई मैटर नहीं है, मैटर ये है कि सब क्वेश्चनों को करने का अपने को तरीका पता था क्या, हो गया चीज। कौन, जैसे मान लो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की दिशा, तो अपने को इलेक्ट्रॉन की दिशा पता है, एनोड से कहां, कैथोड, और एनोड कौन है जिसका एसआरपी का मान कम है, वो क्या कौन है, एनोड है। तो इस तरीके से अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए, समझ गए मेरी बात। बाकी डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा जी बराबर माइनस NAP। अब ई निकालना आपको आना चाहिए, ए पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। अब वो गुणा कर रहे हैं, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, समझ गए चीज। चलो अब क्वेश्चन हो गए, मेरे को दिखाना एक बार। लास्ट का टॉपिक हो गया था अपना सेल निरूपण, इलेक्ट्रोड विभव, डेल्टा ई, ठीक है। अब चलते हैं, एक पॉइंट सुनना, बहुत बढ़िया पॉइंट है, समझने का है ये, लेकिन ये समझना थोड़ा। अब मैं ये कह रहा हूं, बाद में एक साथ लिखेंगे कि जब मैं डेनियल सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, अब तक डेनियल की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो डेनियल सेल की जब तक हम बात कर रहे थे और डेनियल सेल का मान आ गया अपने पास में 1.10 वोल्ट, तब क्या आ गया ये, अब 1.10 वोल्ट जो है वो डेनियल सेल का मान आ गया। अब इसके आगे का पॉइंट शुरू हो रहा है कि 1.10 वोल्ट से कम, 1.10 वोल्ट से ज्यादा और 1.10 वोल्ट के बराबर। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ध्यान नहीं है कुछ लोगों का मेरी तरफ, बढ़िया आदमी देखो इधर, हाँ सुंदर, हाँ अब ध्यान दो, हाँ अब थोड़ा कंसंट्रेशन बनाओ पॉइंट पे, तभी थोड़ा पॉइंट पकड़ में आएगा, वरना गड़बड़। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये एक डेनियल सेल है जो यहां बना करके यहां टेबल पे रखा हुआ है और वो 1.10 वोल्ट दे रहा है। अब उस डेनियल सेल में वो जो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है ना, उस गैल्वेनोमीटर को हटा करके, यानी कि ये वाला जो डेनियल सेल था अपने पास, इस तरीके से बना हुआ डेनियल सेल था, थोड़ा बड़ा ठीक ठाक सा बना दूं मैं ताकि अपने को पता लग जाए, इस तरीके का डेनियल सेल था अपने पास, ये इलेक्ट्रोड लगा रखे थे अपन ने, और इसको हमने दोनों को जोड़ रखा था किससे, गैल्वेनोमीटर से। लेकिन अब गैल्वेनोमीटर से नहीं जोड़े, अब अपन इसको किससे जोड़ दे, लाइट से जोड़ दे, विद्युत धारा से जोड़ दे। ध्यान रखना, अलग कर रहा हूं मैं काम, आपको किस तरह से तो बताया नहीं बताया, लेकिन अब बता रहा हूं, कुछ चीजें बाद में बताता हूं। तो इसको मैं लाइट से जोड़ रहा हूं, उधर वायर में लगा दिया इलेक्ट्रोड को, और अब बाहर से जो धारा आ रही है, विद्युत धारा दी जा रही है इसको बाहर से, ये बाहर से जो दी जा रही है वो, तो इसको बोलते हैं ई बाह्य, यानी कि बाहर से दिया जाने वाला वोल्ट, बाहर से दिया जाने वाला वोल्ट। और इसका खुद का कितना है, 1.10 वोल्ट। अरे खुद का कितना है इसका, 1.10 वोल्ट। ये 1.10 वोल्ट बना रहा था ना, ये बाहर दे रहा था, और हम बाहर से भी वोल्ट दे रहे हैं लाइट में इसको कनेक्शन करके। वो बाहर से दिया जाने वाला 1.1 वोल्ट से ज्यादा भी हो सकता है, 1.10 वोल्ट से कम भी हो सकता है, और 1.10 वोल्ट के बराबर भी हो सकता है। कितनी कंडीशन आ गई, 3 कंडीशन आ गई, समझ गए क्या मेरी बात। अब 3 कंडीशन आ गई, इन तीनों के बारे में अपने को लिखना है। अब देखो, तो मैं पहली कंडीशन ये कहता हूं, वापस में डिटेल से लिखूंगा, पहले समझ जाना। मैं ये कह देता हूं कि ई बाह्य कम है 1.10 वोल्ट से। सही बात है क्या, ये जो लिखा है मैंने बोला है सही है।
ई बाह्य कम है 1.10 वोल्ट से, मतलब ज्यादा कौन है 1.10 वोल्ट, और 1.10 वोल्ट किसका है डेनियल का, किसका है डेनियल सेल का। मतलब डेनियल सेल ज्यादा दे रहा है या बाहर से ज्यादा मिल रहा है इसको, डेनियल सेल ज्यादा दे रहा है ना। इस कंडीशन में ये 3 कंडीशन पूछता है एग्जाम में कई बार। इस कंडीशन में ये जो डेनियल सेल है ना ज्यादा ताकतवर नहीं है, अरे है कि नहीं है, तो ये ज्यादा ताकतवर है तो बाहर का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात हो गई, समझ गए। तो इसका 1.10 वोल्ट है और बाहर से दिया जाने वाला जो है ई बाह्य वो तो कितना भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन है कि वो 1.10 वोल्ट से क्या रह गया, कम रह गया, तो इसके ऊपर इस बाहर वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस केस में ये डेनियल सेल वैसा ही काम करता रहेगा जैसा नॉर्मल अब तक हमने पढ़ा है काम कर रहा था, समझ गए। यानी कि क्या कर रहा था, हम कहेंगे एनोड जो है वो पिघल रहा था, यानी कि जेड पिघल रहा था, और कैथोड अपचयन कर रहा था, यानी कि उस पर निक्षेपण हो रहा था। इलेक्ट्रॉन की दिशा जेड से कहां हो रही थी, कॉपर की तरफ, अभी भी जेड से कहां हो रही है, कॉपर की तरफ। विद्युत धारा की दिशा कॉपर से जेड, अब भी कॉपर से जेड। Zn+2 आयनों की सांद्रता पहले बढ़ रही थी ना, अभी भी बढ़ रही है। कॉपर +2 आयनों की सांद्रता घट रही थी, अभी भी घट रही है। पहले इसका ई नोड सेल का मान धनात्मक था, अभी भी है। पहले इसके डेल्टा जी नोड का मान ऋणात्मक था, अभी भी है। पहले ये स्वतः प्रवर्तित था, अभी भी है। समझ गए जी। तो बाहर से दिया जाने वाला विभव इसको बाह्य विभव बोलते हैं। यदि कम रह गया 1.10 वोल्ट से तो ये सेल वैसे ही कार्य करेगा जैसा पहले कार्य कर रहा था। दूसरी कंडीशन आएगी कि ई बाह्य बाहर से दिया जाने वाला जो है वो ज्यादा हो गया, किससे, 1.10 वोल्ट से। 1.10 वोल्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो डेनियल का है। किसका है, डेनियल का है। तो ये ज्यादा हो गया ना, बाहर से दिया जाने वाला ज्यादा, तो बाहर से जो दे रहा है ना वो ज्यादा है, तो इसका बेचारे का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा ना, तो ताकत वो लगा रहा है, तो इसका मतलब इसको फिर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा लेनी पड़ेगी ना। तो अब ये काम सारा उल्टा हो गया। पहले तो ये विद्युत ऊर्जा दे रहा था और अब ये विद्युत ऊर्जा ले रहा है, उल्टा हो गया ना। तो अब सारे काम इसके उल्टे हो गए। अब एनोड बन गया कैथोड और कैथोड बन गया एनोड। पहले इलेक्ट्रॉन की दिशा हो रही थी कहां, एनोड से कैथोड, अब हो गई कैथोड से एनोड। पहले ई नोड सेल धनात्मक था, अब क्या हो गया, ऋणात्मक। पहले डेल्टा जी नोड ऋणात्मक था, अब क्या हो गया, धनात्मक। पहले ये विद्युत रासायनिक सेल था, लेकिन अब बन गया विद्युत अपघटनी सेल, क्योंकि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। समझ गए चीज, ये क्वेश्चन आया हुआ। मेरी बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई। तीसरी बात कि ई बाह्य जो बाहर से दिया जाने वाला है वो बराबर हो जाए 1.10 वोल्ट के, यानी कि ये भी 1.10 वोल्ट दे रहा है और बाहर से भी इसको कितना दिया जा रहा है, 1.10 वोल्ट। तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में कुछ नहीं करेगा, ये खुद कंफ्यूज हो गया। अरे हो गया ना, ये खुद कंफ्यूज, अरे हुआ नहीं हुआ बताओ, क्योंकि ये भी कंफ्यूज हो गया, आप भी हो गए और मैं भी हो गया, तो हम सब कंफ्यूज हो गए कि काम कौन सा करे। तो ये काम करना बंद कर देगा, क्या कर देगा, बंद, कोई काम नहीं करेगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, कोई एनोड कैथोड नहीं है। डेल्टा जी का मान 0 आ गया, ई नोड सेल का मान 0 आ गया, समझ गए जी। यानी कि ये साम्य में चला गया, किसमें चला गया, साम्य में चला गया, कोई भी काम नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ गए। कुल मिलाकर के सेल ने काम करना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये 3 कंडीशन है। वापस से बोल रहा हूं मैं कि जो पहली कंडीशन है, समझो एक बार, प्रैक्टिकली समझो कि बाहर से दिया जाने वाला कम रह गया और ये ज्यादा दे रहा है,
तो बाहर वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाहर वाले का नहीं प्रभाव पड़ेगा तो खुद का प्रभाव पड़ेगा। तो जो काम हो रहा था वही काम होता रहेगा अब तक जो पढ़ा है सारा। तो वो तो कंडीशन आ गई है। बाहर वाला ज्यादा हो गया तो अंदर वाले का तो बेचारे का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। तो अब बाहर वाला काम करेगा तो बाहर से विद्युत धारा ले रहा है, इसका मतलब सारा काम क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। और तीसरा बराबर हो गया तो ये कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब काम करना सेल ने बंद कर दिया, कोई कार्य नहीं हो रहा है, रुक गया। ऐसे कैसे, समझ गए क्या? कितनी कंडीशन हुई, 3। तो ये क्या टॉपिक बना, ये पॉइंट बन गया, ई बाह्य की उपस्थिति में डेनियल सेल का कार्य। समझ में आई? ई बाह्य की उपस्थिति में डेनियल सेल का कार्य। तो मैं इस पॉइंट को लिखता हूं यहां पर। ई बाह्य को बोल देते हैं अपन बाह्य विभव। क्या बोल देते बेटा? बाह्य विभव। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि बाह्य विभव यानी कि बाहर से दिया जाने वाला विभव। और बाह्य विभव को हम किससे लिख देते हैं, ई बाह्य से लिख देते हैं। किस लिख देते हैं, ई बाह्य। बाह्य विभव, बाह्य ई बाह्य की उपस्थिति में, ई बाह्य की उपस्थिति में डेनियल सेल, ई बाह्य की उपस्थिति में डेनियल सेल। ये क्या क्या होगा, डेनियल सेल, ई बाह्य की उपस्थिति में डेनियल सेल। अब ये लगाओ पॉइंट, ये है अपना पॉइंट, ई बाह्य की उपस्थिति में डेनियल सेल। पहले लिख देता तो आप ये कहते सर ये क्या आगे नई चीज। अब समझ में आ गई? हाँ लिख दो फटाफट। यू और एजी वाले क्वेश्चन के बाद कितना पढ़ाया था, ये कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज नहीं करेगा बेटा, कंसेप्ट छूट गया और तो मामला खत्म हो गया। कंसेप्ट छूट गया तो मामला खत्म। नालायको, अभी तो आपको 10-11 चैप्टर पढ़ने पड़ रहे। पिछले वाले तो 16 पढ़ के गए केमिस्ट्री के, 6 चैप्टर हट गए थे, 2 साल हो गए। उससे पहले तो 16 पढ़ के गए बेचारे हैं। और अभी सीयूटी के लिए बोल रहा हूँ, जेईटी के नहीं, सीयूटी के। अब 12th के अंदर 16 चैप्टर होते थे 2 साल पहले, और अब 10 चैप्टर है, 6 चैप्टर हटा लिए गए वहां से, और अगले साल से फिर वापस से 6 आ रहे हैं, तो फिर वापस से 16 पढ़ने पड़ेंगे हैं। तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, एक तरह से फायदा है ये आपका। और वो आपको कैसे मिलेगा, वो सबको ही है, सबको है ना। तो इसलिए तो कल परसों फायदा जो होता है नुकसान सबका होता है, पर कम पढ़ना पड़ रहा है आपको। चलो अब इसकी 3 कंडीशन है। तो पहली लिखो, ई बाह्य, पहला पॉइंट लगा लो, ई बाह्य। क्या रह गया, ई बाह्य कम रह गया किससे, 1.10 वोल्ट से। और 1.10 वोल्ट किसका है, डेनियल सेल का है। ये पहला पॉइंट अपना, पहला पॉइंट। हाँ अब बताओ इसमें क्या होगा, सेल क्या करेगा, वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो मैं लिखवाता हूं वो फटाफट से लिखते जाओ, तीर का चिन्ह लगाते हुए। Zn एनोड व Cu कैथोड।
इलेक्ट्रॉन की दिशा कहां होगी? कहां? इलेक्ट्रॉन की दिशा जिंक से कॉपर। नालायको, उल्टा बोल रहे हो। जेड से कॉपर नहीं होगी, जिंक से कॉपर बोला, ठीक है भाई। मान लेता हूं, गुस्सा क्यों कर रही है, डरा रही है मेरे को सुबह सुबह। विद्युत धारा की दिशा कॉपर से जिंक। कॉपर से जिंक। इनोड सेल धनात्मक या ऋणात्मक? अरे क्या होगा? धनात्मक। डेल्टा जी ऋणात्मक। और स्वतः प्रवर्तित, स्वतः प्रवर्तित, वो तो इसी में लिख सकते हो आप। ये आ गया तो इसको कैसे कह देंगे? स्वतः प्रवर्तित, स्वतः प्रवर्तित। और कौन से सेल की तरह काम करेगा ये? विद्युत रासायनिक सेल ही होगा, है ना? तो इस केस में रहेगा ये विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करेगा। हो गए? दूसरा पॉइंट लगा लो, नंबर 2, नंबर 2 लगा लो। इसको उल्टा कर दोगे, ये चिन्ह इधर लगा देना इसे, मगे ई बाई ये ज्यादा हो जाएगा। और ये सारे काम उल्टे कर दोगे, एक लिख दो, फिर ये सब काम उल्टे कर देना। विद्युत रासायनिक की जगह हो जाएगा विद्युत अपघटनी, स्वतः प्रवर्तित की जगह अस्वतः प्रवर्तित। सब काम उल्टे करना है। अरे देवी, ऐसे उल्टे नहीं, अरे इसको उल्टा थोड़ी बोलते नालायक को। इसने ऐसे लिख दिया, सी यू कैथोड तो इधर लिख दिया, और जेड एन एनोड उधर लिख दिया। ऐसे नहीं, जेड एन एनोड है तो जेड एन बन गया कैथोड, और सी यू बढ़ गया एनोड। ऐसे करना है। इसने ऐसे कर रखा है जैसे मैंने बताया अभी। क्या होगा? मैं भूल गया, कल आज पूछूंगा जाकर के कि है कि नहीं। भगवान ऊपर क्यों परेशान कर रखा है? उल्टे का मतलब है बेटा, एनोड और कैथोड कौन कौन काम कर रहा था? पहले जेड एन एनोड का काम कर रहा था, अब कॉपर करेगा एनोड का काम। और पहले कॉपर कैथोड कर रहा था, कॉपर एनोड का काम करेगा। ऐसे करेगा, ऐसे होता है उल्टा। अरे नारायण, बाकी सब सही करना, और इनको सही ढंग से लिखना। नकल में अकल की जरूरत होती है। सर कल आप
हाँ, भगवान से कहना भूल गए थे। देखो आज कहूंगा मैं, वो याद नहीं है शाम को। आज शनिवार है, आज आराम से बैठ के बात करूंगा। हाँ भाई, कोई चीज नहीं पता हो मेरे से पूछ लिया करो बेटा, यदि कोई नहीं। हाँ हाँ, विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करेगा, स्वतः परिवर्तित हो जाएगा, डेल्टा जी प्लस हो जाएगा, ई नोट माइनस हो जाएगा, धारा की दिशा जिंक से कॉपर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दिशा कॉपर से जिंक हो जाएगी। समझ गए चीज? हाँ चलो, अब देखो, अब धीरे धीरे मैं समझ गया कि किस तरीके से क्या करवाना है। हो गए क्या? दो हो गए। तीसरा लिखो, ई यहां बराबर कर लो, तीसरा बराबर कर लो, तीसरा में बराबर कर लो। और बस ये कुछ नहीं लिखना है तीसरे में, बस कुछ नहीं लिखना है, एक लाइन लिख देनी है, एक लाइन में सब सारांश आ जाएगा। ऐसे लिख दो, डेल्टा जी बराबर 0, डेल्टा जी बराबर 0, इतना सा लिख दो। इनकी किसी की कुछ नहीं पूछेगा। डेल्टा जी बराबर 0, फिर लास्ट लिख दो, सेल कार्य करना बंद कर देगा। बस, सेल कार्य करना बंद कर देगा। हाँ वो सामने आ गया, पर क्या बोल रहा है? थोड़ा जोर से बोल बेटा, वापस बोले। हो गया, ठीक है। डेल्टा जी बराबर 0, सेल कार्य करना बंद कर देगा। अब अपने पास में दो चीजें आ गई देखो, एक तो डेल्टा जी 0 क्या होता है? साम्य। तो या तो ऑप्शन में अपने को साम्य मिल जाए तो साम्य ठीक है, और या फिर साम्य नहीं मिले तो ये लाइन मिल जाए कि सेल कार्य करना बंद कर देगा। तो दोनों में से एक अपने को ढूंढना है। और डेल्टा जी 0 के बराबर वहां साम्य लिख लो आप, डेल्टा जी बराबर 0 लिखा ना, वहां लिख लो साम्य। समझ गए चीज? समझ गए? और दोनों में से आपको एक चीज मिलेगी, या तो साम्य मिलेगा या सेल कार्य करना बंद कर देगा। चलो अब चलते हैं आगे, ये अपना पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नेनस्ट समीकरण। कौन सा? नेनस्ट समीकरण, नेनस्ट समीकरण, नेनस्ट समीकरण, नेनस्ट समीकरण। जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है आपको वो यही है एक्सरसाइज बुक में, जो क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा परेशानी डाल रहा है वो ये समीकरण है।
नैनश समीकरण अभी पढ़ते आ जाएगा, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आज। हाँ अब ध्यान दो, हाँ अब ध्यान दो बेटा, मेरी बात के ऊपर थोड़ा समझना है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस समीकरण को लेकर के आ जाते हैं। तो पहली बात तो ये समीकरण क्यों दिया गया, इस समीकरण की क्या जरूरत पड़ गई, इस समीकरण से क्या निकाला जाएगा, क्या परिस्थितियां होंगी जब इस समीकरण को काम में लेना है, और हमें कैसे पता लगेगा कि इस समीकरण को ही काम में लेना है। बात समझ गए? इन सब क्वेश्चनों का आंसर मिल रहा है, ध्यान से सुनना। अब तक हमने ये सेल है, वो सेल जो समीकरण है वो सेल विभव निकालने के काम लेते हैं। क्या निकालने का काम लेते हैं? सेल विभव। मेरी बात को समझ जाना, सेल विभव के लिए काम में लेते हैं। अब हम कहेंगे कि सेल विभव, सब लिखवा दूंगा मैं, पहले समझ लो, बस ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए, बोर्ड से हटा ध्यान और गड़बड़ हुआ। सेल विभव ई सेल को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि ई सेल बताओ, हम कहेंगे सर ई सेल तो पहले निकाल लिया हमने, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो हमने वो सेल ई सेल नहीं निकाला, वो हमने निकाला है मानक सेल विभव। क्या निकाला बेटा? मानक सेल विभव निकाला है, और मानक सेल विभव अपने पास में ई नॉट सेल। एक बात समझ में आ गई? ये समीकरण सेल विभव निकालने के लिए काम में लेना है, मानक सेल विभव निकालने के लिए नहीं। जब भी मानक सेल विभव की बात करें तो आपके पास में अभी भी वही सूत्र है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है? तो फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है सर, इसमें क्या फर्क हुआ? तो फर्क ये हुआ कि इसमें जो है वो सांद्रताएं फिक्स होती है, 1 एम सांद्रता, जिसको मैंने कहा था मानक। क्या कहा था मैंने? मानक 1 एम सांद्रता। तो जब सांद्रताओं का कोई जिक्र नहीं करे आपके सामने, सांद्रता दी नहीं है आपको, और आपको कहता है कि सेल विभव बताओ, सांद्रता दी नहीं है, तो इसका मतलब सांद्रता का अपने पास कोई जिक्र नहीं है। तो उस केस में हम क्या निकालते हैं? केवल मानक सेल विभव निकालते हैं। लेकिन सांद्रता दे दी और आपको पूछ जाए तो उस केस में क्या निकाला जाएगा? सेल विभव। ये अलग अलग सांद्रताओं पर निकाला जाता है। एक बात क्लियर हुई क्या? बात समझ आई मेरी? बताता हूं कैसे। मैं ये कहूं कि Zn प्लस कॉपर इज इक्वल Zn प्लस कॉपर, Zn से Zn प्लस 2 और कॉपर प्लस 2 से कॉपर। कौन सा सेल? डेनियल सेल। डेनियल सेल था, डेनियल सेल है। यहां पर ये अपने पास में है सॉलिड, ये अपने पास में क्या है? एक्वस। ये है एक्वस और ये है सॉलिड। ठीक है? अब इसकी सांद्रता 1 एम ना करके 0.01 कर दी। कितनी कर दी? 0.01 कर दी, और इसकी सांद्रता भी 0.01 कर दी। ये लो, क्लियर? अब आप इसका सेल विभव बताओ। तो गौर से मेरी बात को सुनना, जो सेल विभव, जो डेनियल सेल, दोनों में इसकी भी सांद्रता पहले 1 एम थी, 1 मोल प्रति लीटर, और इसकी भी सांद्रता थी 1 एम। तब उसमें 1.10 वोल्ट मान आया। हम सांद्रताओं में परिवर्तन कर दे, अंतर कर दे, तो क्या 1.10 वोल्ट ही आएगा? क्या नहीं, कम ज्यादा हो सकता है। अरे हो सकता है ना, तो सांद्रता का तो प्रभाव पड़ेगा ही। पानी के अंदर नमक 1 चम्मच चीनी डाल रहे हो, स्वाद अलग अलग है। 2 चम्मच चीनी डालोगे तो स्वाद अलग होगा। सांद्रता परिवर्तन कर दिया हमने, सांद्रता परिवर्तन कर दिया। पहले एक थोड़ी सी 1 चम्मच नमक डाला हमने, और उसमें करंट आएगा। 2 चम्मच डालेंगे नमक, करंट ज्यादा प्रवाहित होगा, क्योंकि आयनों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई, Na+ और Cl-। कुल मिलाकर के सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। समझ गए चीज? तो सांद्रता परिवर्तन से उस सेल का सेल विभव परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो इसका 1.10 वोल्ट आता है, वो 1.10 वोल्ट, वो तो इसका मानक सेल विभव है, यानी कि मान करके 1 एम सांद्रता मान करके हमने निकाल दिया। लेकिन अब यदि परिवर्तन कर दें तो फिर सेल विभव, तो उसके लिए नैनश ने एक समीकरण दिया है। उस समीकरण से, यानी कि सूत्र दिया है, ये सूत्र तो था मानक सेल विभव का, और अब सांद्रता बदलने के बाद में उस सेल का कितना वोल्टेज आ रहा है,
उसके लिए नेनस्ट ने एक सूत्र दिया है, और वो सूत्र जो समीकरण है उसको पूरे को व्युत्पन्न किया गया बड़े रूप में। लेकिन अब वो इतना बड़ा रूप अपने को समझना नहीं है, वो उसमें केवल दो ही चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है ना। तो वो नेनस्ट समीकरण है, वो बनता कैसे है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो नेनस्ट समीकरण किस काम में लेना है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी विद्युत रासायनिक सेल में यदि सांद्रताएं परिवर्तित की जाती है, तो सांद्रताएं परिवर्तित होने पर उसके विभव में परिवर्तन आ सकता है। तो वो कितना विभव उत्पन्न कर रहा है, इसके लिए हम उसकी गणना नेनस्ट समीकरण से करते हैं। किससे करते हैं? नेनस्ट समीकरण से। यानी कि भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर सेल विभव की गणना नेनस्ट समीकरण द्वारा की जाती है। एक लाइन में ये हो गया, समझ गए? भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर कोई भी सांद्रता दे दे और आपसे सेल विभव पूछे तो नेनस्ट समीकरण की सहायता से करना है। सांद्रता नहीं दे रखी या सांद्रता मानक परिस्थितियों में दे रखी 1 एम, तो उसके लिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात सुनना, मैं ये कहूं कि क्या मानक सेल विभव बराबर नहीं हो सकते? क्या बिल्कुल हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या सेल विभव मानक सेल विभव के बराबर आ जाएगा? अभी एक एग्जांपल बता दूंगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। फिर आपको भी बराबर होता है, हमेशा होता है क्या? नहीं होता। दूसरा एग्जांपल बता दूंगा जिसमें नहीं होगा, अलग अलग आ जाएगा। तो कहने का मतलब सांद्रता परिवर्तन से उसके विभव में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। अब वो नेनस्ट समीकरण जो है वो व्युत्पन्न किया गया है। ये सारा काम नेनस्ट ने किया। किसने किया? नेनस्ट ने किया। अब वो नेनस्ट ने किसकी सहायता ली? नेनस्ट ने किसकी सहायता ली? मेरी ली होगी और किसकी लेगी? नहीं। तो नेनस्ट ने सहायता ली ऊष्मागतिकी की। किसकी? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी समीकरण का ऊष्मागतिकी चैप्टर पढ़ा गया? वेरी गुड। हाँ, ऐसे बता दिया करो क्योंकि फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा चीजें। ऊष्मागतिकी समीकरण की सहायता ली। अब एक ऊष्मागतिकी समीकरण होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। ये समीकरण होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। इस समीकरण से उत्पन्न किया गया नेनस्ट समीकरण। आपको नहीं चाहिए, आपको मैं पूरा बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में मैं एक लाइन लिख दूंगा ना तो आप कहोगे सर ये सीधी लाइन कहां से आ गई है, ठीक है ना। मैं लिखूंगा ई सेल इक्वल ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये समीकरण बनेगा। तो कुल मिलाकर के सारी मामला कंफ्यूज हो गया ना, कंफ्यूज हो गया ना। तो अब मेरी बात सुनो, ये नेनस्ट ये ऊष्मागतिकी समीकरण है, ऊष्मागतिकी चैप्टर में आता है। इसको इसकी सहायता लेकर के एक लास्ट में समीकरण बनाया गया, वो समीकरण कहलाता है नेनस्ट समीकरण, ठीक है। अब जो भी काम कर रहा हूं उसको गौर से देखना है, सारी बात समझ में आ जाएगी। बस याद नहीं होगा आपके, और याद करना भी नहीं है क्योंकि ये कोई काम नहीं करना आपको काम करना है कि लास्ट का समीकरण लिखना है। पर समझो थोड़ा, हम जानते हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि, ध्यान से देखना, सब आपको आ जाएगा। हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल है कि नहीं है? हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। होता है कि नहीं होता है? मैं कह दूं कि समीकरण 1 बढ़ा देता उसको, समीकरण 1 में डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट का मान रखने पर रख दूंगा। समीकरण 1 में डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट का मान रख दूंगा। डेल्टा जी की जगह क्या रख दूं यहां पर? माइनस एन एफ ई। आया कि नहीं आया? अरे आ गया ना। डेल्टा जी क्या जगह क्या रख दिया? माइनस एन एफ ई। ये कहां से आया? ये पीछे से आ रहा है अपने पास, पढ़ कर क्या है बराबर इसकी जगह क्या रख दो? माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस क्या है? आर टी एल एन के सी। ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 2 में दोनों तरफ एन एफ का भाग लगाने पर कोई भी संख्या हो आपके सामने, ये 2 है और ये 8 है,
आपको मैं कहूं कि इसमें 2 का भाग लगा दो, तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो कितना बन जाएगा 1, इसमें 2 का भाग लगा दूंगा तो बन जाएगा 4। पहले भी 1 और 4 के रेशियो में था और अब भी 1 और 4 के रेशियो में ही है। समझ गए चीज? 2 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 से गुणा कर दूंगा तो 16, अब भी उसी रेशियो में है। समझ गए चीज? तो किसी भी समीकरण को दोनों तरफ, चाहे आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो, किसी भी संख्या से भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई काम आपको करना नहीं है, बस केवल समझना है, ध्यान से देखना। तो मैं पूरे समीकरण में एनएफ का भाग लगा दूं। एनएफ का क्या लगा दूं? भाग। समीकरण एनएफ का भाग देने पर, एनएफ का भाग देने पर एनएफ का भाग दे दूंगा तो यहां एनएफ का भाग दूंगा मैं, बात को समझना। तो यहां एनएफ का भाग लगा दिया, यहां एनएफ का भाग लगा दिया और इधर भी एनएफ का क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। एनएफ से एनएफ क्या हो जाता है? कट जाता है। कट गया तो क्या बच गया? माइनस तो है ही, माइनस ई सेल इक्वल, ये कट गया तो माइनस ई नॉट सेल और प्लस आर टी अपॉन एन एफ। ये इसको अलग निकाल लेता हूं मैं, एल एन के सी, सही ताकि सही रहे। समझ गए चीज? बात वही है। हो गया? जो समीकरण बना उस समीकरण में समीकरण को दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देता हूं। पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ई सेल माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। ई नॉट सेल ये क्या बन गया? माइनस। ये आ गया आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, ये बन गया। ये जो एल एन होता है ये उसमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया क्या? चल रहा है क्या? रासायनिक बल गति की लॉग के मान पढ़े क्या? अभी नहीं आए? कितने दिन की क्लास हो गई? कोटि, अभी की कोटि चल रही है। हाँ तो लॉग के मान आएंगे अभी। क्या आएंगे? लॉग के मान। लॉग के बोल रहा हूं, लोग आए हो कि नहीं? लॉग के मान किसके? हाँ देखो सोच रहे, लॉग के मान आएंगे। हाँ इन लक्षणों से आएगी भी नहीं। हाँ चलो ध्यान दो। तो ये जो बड़ा एल एन होता है वहां सीखोगे आप, उस चैप्टर का पार्ट है ये लॉग का मान। एल एन नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। नेचुरल लॉग को लॉग 10 में बदलना है। किसे बदलना है? लॉग 10 में, क्योंकि लॉग 10 के मान अपने को आते हैं और आसान तरीके से सीखे जा सकते हैं, वो सिखाएंगे वहां पर। इसको एल एन को लॉग 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर देते हैं। याद है क्या? बताओ थोड़ा बहुत। हाँ तो ये वो पीछे वाले वो वही बोल रहे हैं केवल, यस सर। 2.303 log 10 याद रखना है। नेचुरल लॉग को आपको याद नहीं रखना, आपको तो बनाए दूंगा, पर ये कभी काम आ जाते हैं ऐसी चीजें। नेचुरल लॉग को log 10 बदलने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं और log 10 को वापस नेचुरल लॉग बदलना है तो 2.303 का भाग लगा देते हैं। हमें log 10 में बदलना है क्योंकि log 10 के मान अपने को आसानी से आ जाते हैं। ठीक समझ गए जी? इससे भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा कर लेंगे और बाकी की दिक्कत हो जाए ना। तो यहां पर ये बन जाएगा बड़ा ई सेल इक्वल ई नॉट सेल और एल एन को बदल दिया तो 2.303 log 10। ये 2.303 संख्या है, वो आगे ले जाता हूं मैं। 2.303 यहां पर क्या है? आर टी, नीचे क्या है? एन एफ। एल एन की जगह क्या आ गया? log 10। क्या आ गया? log 10। तो देखो एल एन की जगह मैंने 2.303 log 10 लिख दिया ना, और ये संख्या आगे आ जाती है, हमेशा ध्यान रखना है। और फिर क्या आ गया? केसी, ये मान आ गया। ये जो समीकरण बना है ना, इस समीकरण को बोलते हैं नैनस समीकरण। समझ गए? किसको बोलते हैं? इस समीकरण को। अब आपको ऊपर वाला कुछ नहीं चाहिए। आपको मैंने ये बताया कि भाई ये आता कहां से, आपको केवल ये याद रखना है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log 10 के सी। याद रह जाएगा? एक बार और बोल दो। इस याद रह जाएगा क्या? बस एक समीकरण अपने को ये चाहिएगा, ये चाहिएगा ना। तो अब लिखो, पहले एक लाइन लिख दो। देखो
विद्युत रासायनिक सेलों में विद्युत रासायनिक सेलों में विद्युत रासायनिक सेलों में भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर सेल विभव की गणना करने के लिए नेर्नस्ट ने एक समीकरण दिया जिसे नेर्नस्ट समीकरण कहते हैं। जिसे नेर्नस्ट समीकरण कहते हैं। अब बस ये लास्ट का लिख दो। नए समीकरण कहते हैं जो निम्न है। और ये लास्ट वाला स्टेप लिख दो केवल फटाफट से। नहीं, कुछ नहीं लिखना, कोई काम नहीं आएगा आपको, ठीक है। वो उनको चाहिए होता है जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको पूछता है निर्णय समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, पूरा बनवाता है, अपने से बनवाएगा ही नहीं। ये पिछले साल एग्जाम दे के आए होंगे, पीसीएम वाले नए समीकरण करके भी आए होंगे, किया था क्या? हाँ, हो गया? ये निर्णय समीकरण हो गया ना? हाँ, ये तो निर्णय समीकरण ये है। ये तो मैंने इसलिए, अब ये यहां से है, ये तो आपको डायरेक्ट दे देगा ऑप्शन में, तो आप ऐसा लिख दोगे। फिर अब इसको थोड़ा सा हल और कर लेते हैं, कर लें क्या? नहीं करें? रहने दें? वो करना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल वहीं से आएगा। अब सुनना एक बार मेरी बात। ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा, ध्यान दे लेना इधर। ये आपको लिखना पड़ेगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 KC। अब क्या है कि ये समीकरण बार बार जिसको नहीं लिखना वो मत लिखना, वो तो इसको गुणा भाग कर लेना अपने एग्जाम में, और जिसको एग्जाम में गुणा भाग नहीं करना, यहीं पे करके जाना है तो यहाँ पे कर लो ताकि परमानेंट वो याद रख लेना। समझ गए? या आप कर लोगे? हाँ तो वही बोल रहा हूँ, मैं जानता हूं ना, घर आए हुए के दांत गिने एक दिन में। घर आए हुए मेहमान के दांत गिनने चाहिए या दिन गिनने चाहिए? हाँ तो मैं जानता हूँ दिन नहीं गिनते, दांत से कोई मतलब नहीं है, तो ध्यान दे लो। अब मैं जो लिख रहा हूं कि 2.303 RT अपॉन NF का 298 केल्विन ताप पर परिकलन करने पर, मतलब गणना कर रहा हूं मैं इसकी, 298 के केल्विन ताप कमरे का ताप होता है, तो याद होगा आपको। अरे ये भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नालायको, कमरे का ताप बोलते हैं इसको, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसकी गणना कर लेता हूं मैं, तो 2.303 इंटू आर का मान, जिसका मान चाहिए साइड में रख रहा हूं, आर का मान होता है 8.314,
जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स स्थिरांक होता है। ये क्या होता है? स्थिरांक, फिक्स होता है। तो यहां से तो इसका मान रख दिया मैंने आर का, क्या रख दिया? 8.314 इंटू टी कितना आ रहा है? ताप कितना है? 298 केल्विन। तो ये 298 केल्विन बटा एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई भी अभिक्रिया होगी उसके बारे में करेंगे, इंटू एफ क्या होता है? फेराडे 96,500। समझ गए चीज? तो ये सारा काम यहीं से करके करके जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वरना वहां मुंह फाड़ोगे। इसको गुणा भाग करोगे ना घर पे बैठे बैठे, तो उत्तर आएगा 0.0591 अपॉन एन, ये आएगा। आपको करना है ये घर पे आराम से। और या फिर मेरी मान लो, मेरे पे डाउट है तब तो कर लेना, और मेरे पे डाउट नहीं है तो ये मान लो कि आता है, बस बात खत्म। भरोसा है ना? हाँ, तो फिर आता है। तो इस मान की इसकी जगह ये रख दे यहां पर, तो अपने को इसको सोल्व करने की अब इस निर्णय समीकरण की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए चीज? अब सारे क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे इजी तरीके से। तो अब समीकरण क्या बन गया? अब समीकरण क्या बन गया बताओ देखे? अब बन जाएगा ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटा एन log 10 केसी। बन गया? तो अब बन गया ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटा एन log 10 केसी। ये समीकरण बन गया। इसे भी निर्णय समीकरण कहते हैं। समझ गए क्या मेरी बात? अरे समझ गए? ये चीज अपने को काम में नहीं आएगी, लेकिन लिख लो, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं जो कई चैप्टर में काम आएगी। आगे से आर का मान आ जाएगा, ये तो इसको फटाफट लिख लो। तो उस इसके नीचे आगे लिख लो, उसी के नीचे फटाफट लिख लो। जो कई तो 3 बिंदी भी लगाते हैं ये वाली, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ।
हाँ बस। हाँ चलो टाइम हो गया। क्या हो गया? हाँ ये लिख लो और इसको भी लिख देना कि इसे भी नेनस समीकरण कहते हैं। दोनों में से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में। इसे भी नेनस समीकरण कहते हैं और फिर कल इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। टेस्ट में यहां तक पढ़ा दिया, जो मैं पढ़ा देता हूं वही आता है, उससे ज्यादा थोड़ी आता है।